नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी शिक्षण संबंधी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ एवं परिभाषा से। दोस्तों, आज शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टेस्ट है और मैं हूँ आपका दोस्त सुनील चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कॉलसनिक के अनुसार कौन है। मित्रों, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कॉलसनिक के अनुसार कौन है? अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है या जॉन लॉक है? जल्दी से आप अपना आंसर बताइए, तैयार करिए। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कॉलसनिक के अनुसार कौन होगा? मित्रों, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कॉलसनिक के अनुसार प्लेटो होगा। प्लेटो को कॉलसनिक ने मनोविज्ञान का वास्तविक जनक बताया है। चलिए, हमारा अगला सवाल है। आज का सवाल नंबर 2, आधुनिक मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके प्रयासों से माना जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम चैडविक या जेम्स सर्ली? आधुनिक मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके प्रयासों से माना जाता है? तो मित्रों, आधुनिक मनोविज्ञान का प्रारंभ विलियम जेम्स के प्रयासों से माना जाता है। सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में विलियम जेम्स के प्रयासों से ही आधुनिक मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था। इसी कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, किसने कहा था कि आत्मा एक ध्रुव वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता? मित्रों, किसने कहा था कि आत्मा एक ध्रुव वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता? रॉस ने कहा था, या कॉल्सनेक, या वुडवर्थ, या स्पिनोजा? मित्रों, किसने कहा था कि आत्मा एक ध्रुव वस्तु है? तो मित्रों, आत्मा एक ध्रुव वस्तु कहने वाले विद्वान थे रॉस। रॉस ने बताया था कि आत्मा एक ध्रुव वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता, अर्थात बिना देखने वाली वस्तु, अर्थात जिसको अपन देख नहीं सकते। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, किसने कहा था मनोविज्ञान का अतीत बहुत प्राचीन है जबकि यह नवीन विषय वस्तु है? साथियों, ऐसा कहने वाले विद्वान कौन थे कि मनोविज्ञान का अतीत है वो बहुत प्राचीन है परंतु यह नवीन विषय वस्तु है, अर्थात यह नवीन विषय वस्तु है, नए समय की विषय वस्तु है? एबिंगास, विलियम जेम्स, पेस्टालोजी या प्लेटो? साथियों, ये बताने वाले विद्वान थे एबिंगास। सर्वप्रथम एबिंगास ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत प्राचीन है परंतु यह एक नवीन विषय वस्तु है। हमारा आज का अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5, कि मनोविज्ञान निम्न में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? मनोविज्ञान, साथियों ध्यान से सुनना, कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? विधायक, अनुपयुक्त, नियामक या प्रयोगात्मक? साथियों, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान नहीं होगा? मनोविज्ञान विधायक होता है। विधायक क्यों होता है? क्योंकि अपन मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इस कारण अनुप्रयुक्त व्यवहार के अंदर मनोविज्ञान का प्रयोग में लाते हैं, इस कारण अनुप्रयुक्त भी होगा, प्रयोगात्मक भी होगा साथियों, परंतु मनोविज्ञान नियामक नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर, मनोविज्ञान के अंदर नियमों को अपन लागू नहीं कर सकते, इस कारण मनोविज्ञान नियामक नहीं होगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न नंबर 6, अगला प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान का जन्म देन है। साथियों, मनोविज्ञान का जन्म किन की देन है? किसके प्रयासों से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है? मनोवैज्ञानिकों की, दार्शनिकों की, प्रकृतिवादी विचारों की या सामाजिक विचारों की? साथियों, जल्दी से बताएं कि मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन है? तो मनोविज्ञान की देन साथियों होगी दार्शनिकों की। सर्वप्रथम अरस्तु, सुकरात जैसे दार्शनिकों ने ही 4वीं ईस्वी पूर्व मनोविज्ञान की शुरुआत की थी, इसी कारण मनोविज्ञान का जन्म दार्शनिकों की देन माना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। साथियों, अभी अपन ने पिछले प्रश्न में पढ़ा था मनोविज्ञान होता है और इस प्रश्न में अपन पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का होता है? विधायक होता है, नियामक होता है, विधायक व नियामक होता है या विधायक व सकारात्मक होता है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप सोचकर बताएं कि शिक्षा मनोविज्ञान होता है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान होगा विधायक व नियामक, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान विधायक होता है और शिक्षा शब्द जुड़ने से इसमें साथ में नियम भी लागू होते हैं, इस कारण विधायक व नियामक दोनों प्रकार का होता है। चलिए साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न, आपको ये सेशन कैसा लगा
इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई समस्या हो, कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि आपको अगले वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया? साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसने तैयार किया? वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने या वाटसन ने? तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप तैयार करने वाले विद्वान थे थॉर्नडाइक। इसी कारण हम थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना की शुरुआत थॉर्नडाइक ने की थी। चलिए साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न नंबर 9 कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में जो दर्शन प्रदान करता है वह दर्शन है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान शिक्षण व्यवस्था के अंदर किस प्रकार का दर्शन पैदा करता है या किस प्रकार के विचार देते हैं? परंपरागत दर्शन, आधुनिक दर्शन, मनोवैज्ञानिक दर्शन या बाल केंद्रित दर्शन? साथियों, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हम जानते हैं बाल केंद्रित होती है और इसी कारण वर्तमान की जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित दर्शन प्रदान करती है। चलिए हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग किस देश में सर्वप्रथम हुआ? साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से उपयोग किस देश के अंदर किया गया? 19वीं सदी में अमेरिका के अंदर, 19वीं सदी से ही ब्रिटेन में, या 1912 ईस्वी में अमेरिका में, या 1920 ईस्वी के अंदर जर्मनी में? साथियों, आपने पढ़ा ही होगा सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी में अमेरिका में किया था थॉर्नडाइक के द्वारा। सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की थी और सबसे पहले अमेरिका के अंदर शुरुआत हुई इसकी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। किसने कहा था आत्मा का अध्ययन मानव विज्ञान है और इसे विषय विज्ञान में पढ़ना चाहिए? साथियों, किसने कहा था कि आत्मा का अध्ययन मानव विज्ञान है और इसे विषय विज्ञान के अंदर पढ़ना चाहिए? ये कहने वाले विद्वान कौन थे? देकार्त थे, हॉब्स थे, लॉक थे या कांट थे? तो साथियों, ये कहने वाले विद्वान थे देकार्त थे। और देकार्त ने ही बताया था कि आत्मा का अध्ययन मानव विज्ञान है और इसे विषय विज्ञान के अंदर पढ़ना चाहिए। इस कारण इन्होंने अलग अलग विषयों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। चलिए हमारा आज का नंबर 12 कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति में थॉर्नडाइक का कार्य महत्वपूर्ण है। इन्हें जिस दर्शन से यह विचार प्राप्त हुआ वह है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति थॉर्नडाइक के प्रयासों से हुई थी, अपन को पता है। और इन्हें जिस दर्शन से यह विचार प्राप्त हुआ था, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति करने का विचार कहाँ से प्राप्त हुआ? रूसो के प्रकृतिवादी दर्शन से, अरस्तु का आत्मावादी दर्शन से, या चैडविक का चेतनावादी दर्शन से, या फ्रोबेल का बाल शिक्षण दर्शन? तो साथियों, थॉर्नडाइक को ये विचार रूसो के प्रकृतिवादी विचार से प्राप्त हुआ था। कोई भी कार्य करने के लिए पहले अपन को कहीं से प्रेरणा मिलती है, तो इसी प्रकार थॉर्नडाइक को भी रूसो के प्रकृतिवादी विचार से ही प्रेरणा मिली थी। रूसो ने अपने ग्रंथ एमाइल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, उन्हीं को पढ़कर थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति करने का विचार प्राप्त हुआ था। चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न नंबर 13, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब से शुरू हुआ? साथियों, भारत के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब से शुरू हुआ? सबसे पहले भारत में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब शुरू हुई? 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी के अंदर? तो साथियों, सबसे पहले भारत में 1920 ईस्वी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी तथा 1920 ईस्वी में ही भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजों का शुरुआत की गई और टीचिंग कॉलेज बनाए गए। जिस प्रकार अपन अभी बीएड और एसटीसी वगैरह करते हैं, उसी प्रकार के कॉलेजों की शुरुआत की गई थी 1920 ईस्वी के अंदर। चलिए आज का अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम निम्न में से किसका महत्वपूर्ण व्यवहार से है? शिक्षण अधिगम निम्न में से किसका महत्वपूर्ण व्यवहार से है? मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का, शैक्षिक योग्यता का, या विधायक मनोविज्ञान का? साथियों, शिक्षण अधिगम निम्न में से किसका महत्वपूर्ण व्यवहार होगा? मनोविज्ञान का होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का होगा, शैक्षिक योग्यता का होगा, या विधायक मनोविज्ञान का? तो साथियों, शिक्षण अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का
हिस्सा होगा उसका महत्वपूर्ण व्यवहार होगा। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न नंबर 15, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है। साथियों, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया है, या व्यवहार परिवर्तन की क्रिया है, या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की क्रिया है, या प्रकाशित करने वाली क्रिया है। तो साथियों, आप सभी यही सोच रहे होंगे कि शिक्षा शिक्ष धातु से बनी होती है, इस कारण ये सीखने सिखाने की क्रिया है। परंतु साथियों, ये आपका आंसर गलत होगा। सही आंसर होगा प्रकाशित करने वाली क्रिया। ये प्रकाशित करने वाली क्रिया क्यों होगी कि प्राचीन समय में जब आज की तरह विद्यालय वगैरह नहीं होते थे, उस समय एक बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए वन में ऋषि मुनियों के पास जाता था। वहाँ उस समय वहाँ पे वर्तमान समय की तरफ किताबें बुक्स वगैरह भी नहीं होती थी। उस समय ऋषि उस बालक को ज्ञान प्रदान करके उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश भरने का कार्य करते थे। इसी कारण शिक्षा को प्रकाशित करने वाली क्रिया कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो आपको? ये पहला टेस्ट सेशन कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके सभी साथी ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने पथ सफलता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।